नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, जेई मेंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। आप जिन जिन ने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया था, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आशा करते हैं कि आपने बढ़िया सीआरएल रैंक होल्ड की होगी। जेई, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक गेटवे है भारत में इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन का, यानी कि एक गेटवे है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। पर क्या आपको पता है, जेई का स्कोर लेकर के आप आर्मी में भी इंजीनियर बन सकते हैं। जी हाँ, इस एंट्री को बोलते हैं इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। आइए समझते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम क्या है। सर, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, पिछले 15 दिन आपके बड़े हेक्टिक थे सर। और सर, इस बीच जेई मेंस का 25 तारीख को रिजल्ट आ गया था। अब इस रिजल्ट के थ्रू इंडियन आर्मी में भी इंजीनियर बना जा सकता है सर। बिल्कुल। वी वांट टू नो समथिंग अबाउट 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम सर। ओके जी, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी टीएस 10+2। जी। देखिए, दिस एंट्री वाज स्टार्टेड इन लेट 90s अच्छा। एंड द पर्पस वाज वेरी क्लियर, क्योंकि 90s में अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग एक ऐसा सेगमेंट था जिसने बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर पैर पसारने शुरू किए थे, है ना। मल्टीपल कॉलेजेस एंड ऑल, और जो आईआईटी जेई जो उस समय होता था, शायद उस समय 7 कॉलेजेस होते थे और आईएसएम धनबाद और आईटीबीएचयू उसके साथ अटैच्ड होता था। ये 9 कॉलेजेस के लिए एग्जामिनेशन होता था। 4900 सीट्स होती थी। फिर एनआईटीज होती थी। अब वो आज की डेट में आईआईटीज भी बढ़ चुकी हैं इंडिया के अंदर जी। तो इंडिया बेसिकली इज अ कंट्री वेयर इट इज नोन एज कंट्री ऑफ यूथ्स, है ना। तो ये युवाओं का देश है और यहाँ पर इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा। तो फिर फौज ये कहती है कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप आईआईटीज में जा रहे हैं, आप एनआईटीज में जा रहे हैं, लुक फॉर इंडियन आर्मी ऑल्सो, और हम आपको इंजीनियरिंग कराएंगे और फिर एक परमानेंट कमीशन के तौर पर आप हमारे साथ काम करेंगे। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर आएगा कि हम एक युवा को रॉ मटेरियल की तरीके से लेंगे, इंजीनियरिंग हम कराएंगे, ऑफिसर हम बनाएंगे, तनख्वाह हम देंगे, 20 साल की परमानेंट कमीशन आपको हम देंगे मिनिमम, और उस दौरान आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। सर, इधर एक सवाल है, ये आर्मी ने लॉन्च किया, एयरफोर्स ने क्यों नहीं किया? नेवी ने किया है सर। एयरफोर्स ने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि एयरफोर्स का अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे जी, तो वो जो है 2-2.5 लाख के आसपास टोटल स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स नहीं है। क्योंकि वहां पर देखिए क्या है कि अगर एक एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट बिना ऑफिसर के तो उड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और जब तक वो एयरक्राफ्ट फिट नहीं होगा तब तक उसकी उड़ान एयर पायलट भर नहीं सकता। तो वो टेक्निकल असिस्टेंस और जितनी चीजें हैं वो सब वहां पर मिल रही हैं ऑलरेडी। तो वहां पर वो डेफिशिएंसी नहीं थी। डेफिशिएंसी थी 2 जगह पर, जहां पर देखिए क्या है कि एयरफोर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वन मैन शो होता है। अगर आप वॉर में जा रहे हैं तो एक पायलट, वो जो आपके अभिनंदन अभिनंदन जी, है ना, अकेले ही थे, अकेले ही धकेल दिया उनको, और फिर वो जो है वहां पर ट्रैप भी हो गए थे लेकिन छुड़ा लिया गया। तो वो वन मैन शो था। उस दिन सिर्फ एक ही आदमी का नाम चल रहा था, विंग कमांडर अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, है ना। निर्मलजीत सेखो साहब जो थे वो अकेले परमवीर चक्र विनर थे। वो वन मैन शो था, वो अकेले जहाज पर लड़ रहे थे। तो ये क्या है कि बाकी जो यूनिट है, ये यूनिट वर्क नहीं होता है। बेसिकली यूनिट वर्क कब होता है? जब तक ये जहाज ग्राउंड पर खड़ा है तब तक यूनिट वर्क है। एक बार जहाज अगर उड़ गया, क्योंकि सिंस योर फादर वाज आल्सो पायलट, तो एक बार जहाज पायलट लेकर के उड़ गया तो सब कुछ पायलट के हाथ में है, फिर वो उसकी स्किल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए अकेले काम करना बहुत मायने रखता है। लेकिन जब आप आर्मी और नेवी की बात करते हैं, नेवी देखिए अगर आप जा रहे हैं तो 1000 लोग एक शिप के ऊपर है, 700 लोग एक शिप के ऊपर है। एयरक्राफ्ट कैरियर है तो 1500 लोग एक साथ एक शिप के ऊपर है। तो 1500 लोगों का एक साथ रोल बनता है। और आर्मी में भी वही है, एक बटालियन जा रही है, एक कंपनी जा रही है लड़ने, तो 120 लोगों का एक साथ काम बनता है। जो लोंगेवाला में 23rd पंजाब ने करके दिखाया, या 47 में मेजर सोमनाथ शर्मा 9 कुमाऊं
कि डेल्टा कंपनी खड़ी थी 120 लोग, तो वो 120 लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो वहां पर जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वहां पर ऑफिसर्स के डेफिशिएंसीज का थोड़े से चांसेस ज्यादा होते हैं आर्मी और नेवी में है। आर्मी में थोड़े ज्यादा है, नेवी में थोड़े कम हो जाते हैं। ये है कि एयरफोर्स में क्यों नहीं लाया गया इसको। यहाँ तक समझ गया। तो सर अब टीएस की ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे इसमें सिलेक्शन है, क्या है? Since it was, I told you, it was started in late 90s जी। तो शुरुआत में तो ऐसा रखा जाता था कि पहले ये लोग BMT जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो शुरुआत के कुछ दिनों में ये IMA में करते थे जाकर के। उसके बाद एक नई एकेडमी बनाई गई थी जो कि OTA गया, वहां पर ये लोग जाने लगे। आई बिलीव 2011 से वो ऑपरेशनल थी जी। तो पहले 11 से 13 साल आप BMT IMA में करते थे, उसके बाद फिर OTA गया शुरू हुई, वहां पर आपने अपनी BMT शुरू की और फिर आगे जो है 4 साल आप अपने विंग्स में जाकर के अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते थे जी। अभी जो इस बार का जुलाई जो में बैच जो जाएगा जी, इसमें BMT हटा दिया गया है, तो अब इनकी ट्रेनिंग 5 साल की बजाय 4 साल की हो गई। ये एक और खुशखबरी है इनके लिए, ये बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आर्मी TS 10+2 वाले कैंडिडेट्स जो है जनरल कार्डर में बहुत कम दिखाई देते थे। मान लीजिए अगर हम 90s लेट 90s की बात करें, अराउंड 98 ये हुआ था स्टार्ट, तो आज की डेट से देखें तो सर 25-26 साल, और 25-26 साल में जनरल कार्डर में ऑफिसर्स आ जाते हैं आमतौर पर, मगर आर्मी TS 10+2 के जो जनरल कार्डर ऑफिसर्स थे वो कम थे, बहुत रेशो कम था। तो अब इनको ऐसा लगा कि साहब हमारी ट्रेनिंग 1 साल ज्यादा हो जाती है, हमारी एज 1 साल ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इनटेक तो आप दोनों का एक ही एज पर ले रहे हैं, मगर एक व्यक्ति है जो 5 साल ट्रेनिंग करके आ रहा है, एक व्यक्ति है जो 4 साल ट्रेनिंग करके आ रहा है, तो भाई उसको सीनियरिटी जल्दी मिल जाएगी, तो आपका जो फर्दर प्रमोशन है वो डिले हो जाते हैं, और इस डिले होने की वजह क्या होगा कि इस 1 साल की जो 5 साल की ट्रेनिंग थी इनके लिए भी 4 साल की कर दी गई। अच्छा, अब इनका BMT हटा दिया, ये डायरेक्ट यहाँ से विंग्स में जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग करेंगे, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, 3 साल वो वहां रहेंगे, और लास्ट ईयर ये जो है आकर के IMA में ट्रेनिंग अपने। कितने कैंडिडेट्स पूरे भारत से सेलेक्ट होंगे सर? सर इसकी वैकेंसी शुरू से 90 फिक्स रखते हैं, 90 वैकेंसीज होती है इसकी। अच्छा सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 400 वैकेंसीज, इसमें 90 वैकेंसीज। नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरिट जो आई थी अभी, जिसमें हमारा ऑल इंडिया रैंक 28 हमारा त्रिशूल का ही स्टूडेंट था जी, उसमें लगभग 699 कैंडिडेट्स गए थे, मेरिट में आए थे जी। तो TS की मेरिट में कम कैंडिडेट्स क्यों आ रहे हैं? क्यों TS में भाई, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी है सर, फौजी अफसर इज अ फौजी अफसर जी, जैसे NDA में 400 वैकेंसीज है, वहाँ TS में मात्र 90 वैकेंसीज क्यों? सर वैकेंसीज तो देखिए टेक्निकल जो लेवल है जी, एक तो होता है कि फील्ड स्किल्स, तो फौज अभी भी फील्ड स्किल्स पे ज्यादा चलेगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी जरूर आगे आ रही है, मगर भाई आप ये बताइए कि सारे ह्यूमन रिप्लेसमेंट पूरी तरीके से नहीं कर सकते आप, फील्ड स्किल्स तो चाहिए उसमें, तो वो फील्ड स्किल ऑफिसर्स हमेशा आगे रहेंगे। जो टेक्निकल असिस्टेंस का रेशो थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे मान लीजिए आर्टिलरी में एक गन है, एक गन के ऊपर 9 जो है गनर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके पीछे फिर जो गन एंड से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर जो आप चीजें कर रहे हैं, तो एक गन की फायर के लिए यूनिट बहुत बड़ी है, गन एक ही है, टेक्निकल असिस्टेंस गन को चाहिए, मगर फील्ड स्किल बहुतों की शामिल होनी चाहिए। बेहतरीन एग्जांपल दिया है कि फील्ड स्किल्स आर मच मोर रिक्वायर्ड देन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस वजह से ही वैकेंसी कम होती है। अब दूसरी बात ये रही कि मान लीजिए आज की डेट में अगर आपने जो सवाल किया कि भाई इनके सिलेक्शंस कम दिखते हैं, मतलब 400 NDA में और 699 700 712 तक गए कैंडिडेट्स NDA में सेलेक्ट होते हैं, इसमें सर 90 के अगेंस्ट कितने होंगे? 100 110 120 130? हाँ, लगभग ऐसे ही सर। मान लीजिए कि इसलिए भी होता है, इसका कारण बहुत क्लियर बताऊं कि एक तो दिस इज व्हाट ऑब्वियस कि जो लोग NDA का पेपर देते हैं वो सभी IIT JEE का पेपर देंगे या नहीं देंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है, कम लोग ऐसे मिलेंगे। हाँ, ये आप देखेंगे कि इसका उल्टा होता है, जो IIT JEE का पेपर दिया होता है वो NDA का पेपर दे देता है ना। तो वहां पर जो IIT में आप अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स को कम पाएंगे,
अगर जो अपीयर हो भी जाते हैं उनकी रैंकिंग ठीक नहीं बनती, क्योंकि उनका रैंक आपको 2.5 लाख के ऊपर दिखाई देगा, तो वो फिर कॉल ही नहीं आया उनका। भाई इच्छा तो बहुतों की होती है, मगर वो भाई कट ऑफ भी तो आना चाहिए, तो 2.5 लाख के अंदर आने वाले नहीं आते हैं। अच्छा, जो 2.5 लाख के अंदर आ जाते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, वो आईआईटीज को जल्दी प्रेफर कर लेते हैं या अच्छी जगह। कम लोग होते हैं जो आईआईटी का एडमिशन छोड़ करके और फौज में आएंगे, वो पहले अपनी उस लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक होता है कि देखिए आईआईटीएंस का पैकेज बहुत हाई होता है, नो डाउट होता है। तो अब एक मान लीजिए एक आईआईटीएन है जो गूगल के साथ काम करेगा, उसका करोड़ में पैकेज जाएगा, वो छोड़ करके फौज की तरफ कम देखेगा, इसकी संभावनाएं होती हैं। और कम देखने का भी एक कारण बहुत क्लियर है सर, कि आईआईटी एस्पिरेंट्स का जो कॉग्निटिव बिहेवियर है जी, वो उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है, जो सिलेक्शन नहीं होता है। आते तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मगर सिलेक्शन फिर भी इतना कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आईआईटीएंस या जो आईआईटी एस्पिरेंट्स होते हैं, इनका ये ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, बुकिश होते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाए, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाए, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे लाए, मगर खेल कूद बेकार है, खेल के कूदने का टाइम ही नहीं मिला, रात रात भर आप पढ़ते रह गए, आपने दोस्त कम बनाए, बाहर एक्सपोजर नहीं मिला आपको अच्छे ढंग से, तो फिर होता क्या है कि आपका कॉग्निटिव बिहेवियर नीचे चला जाता है। और जब कॉग्निटिव बिहेवियर नहीं होगा किसी के पास, तो उसका साइकोलॉजी टेस्ट हो, जीटीओ हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, इंटरपर्सनल स्किल्स की जो बातें होती हैं, वो सब पीछे चला जाता है अपने आप। तो कॉग्निटिव बिहेवियर अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और ये कम बच्चों में दिखाई देता है उनके अंदर। ये एक बड़ी वजह मिलती है जिसकी वजह से इनके रिजल्ट एक लास्ट सवाल सर जी, क्योंकि आपने इस बिहेवियर पे बात किया, कॉग्निटिव बिहेवियर, आपने कहा कि भाई जो हार्डकोर जेई के एस्पिरेंट्स हैं वो बुकिश हैं, और वो अगर अपनी किस्मत फौज में ट्राई करेंगे तो चांसेस हैं कि उनका रिकमेंडेशन ना हो, या यूं कह लें कि चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड या गेटिंग एक्सेप्टेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स लो। हाँ, रिमेन्स लो। और भाई आप इतने सालों से जीटीओ टेक्निक कराते आ रहे हैं, जीटीओ एक्सपर्ट हैं, एसएसबी एक्सपर्ट हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कैसे ट्रेन करें? मतलब जो हम टीएस का स्पेसिफिक एसएसबी का बैच बनाएंगे, उसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर कैसे कैंडिडेट्स का बढ़ाएंगे? सर, ग्रुप में आप रहते हैं, ग्रुप से आपका जो चीजें हैं उसको सोचने समझ, क्योंकि देखिए मैथ्स में अच्छा है, इसका मतलब है सोचने समझने की क्षमता बेहतर है। लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ कि हमने उसे मैथ्स के बाहर कुछ सोचने समझने दिया ही नहीं। उसकी सोचने समझने की क्षमताएं पूरी उस रजिस्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही निकल गई। ठीक है, तो उसका इमेजिनेशन, अब देखिए कहां से वैल्यू बात कहां से शुरू होती है। 6वीं क्लास में यह सिखाया जाता है कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी एक्स, एक स्टेटमेंट आती है, आती है, ये इमेजिनेशंस में है एक तरीके से, लेट द वैल्यू, इमेजिन करो, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इसकी इमेजिनेशंस ठीक है, ये काम कर सकता था, इसकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे ये हायर लेवल पर चले जाएंगे, ईदर दे फॉल इनटू अ शॉर्टकट ट्रिक, और या फिर वो बाकी चीजें दिन दुनिया से अपना जो वास्ता है वो हटा देते हैं। अप्लाइड एजुकेशन जो होती है वो कम हो जाती है, इनकी बुकिश एजुकेशन ज्यादा हो जाती है। इस वजह से वो बनता हुआ कॉग्निटिव बिहेवियर पीछे चला जाता है। ये दिखाई देता है फिर बाद में आकर के एसएसबी में, जब आप दोबारा ग्रुप वर्क में आएंगे, आप उन एक्टिविटीज को करेंगे, आप अपने कॉग्निटिव स्किल्स को जल्दी से रिफाइन कर लेंगे, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जायज बात है, बहुत होता है। तो ओवरऑल ग्रुप में जब आप काम कराते हैं तो ये बिहेवियर इंप्रूव होता है। हाँ, ग्रुप में काम करना, आपके व्यवहारिक जीवन की जिंदगी जो होती है वो जीना, ये बहुत मायने रखता है एसएसबी के लिए। किताबी ज्ञान अच्छा भी है तो मेरे ख्याल से आप उसका हिस्सा बन जाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। और अगर ऐसा होता तो मैं आपको सबसे साधारण एग्जांपल दूं कि अगर नॉलेज के ऊपर से ही सिलेक्शन होना होगा फौज में जिस दिन, तो फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्यों बाहर रह गए सिस्टम से? उन्होंने ये दर्द अपना विंग्स ऑफ फायर में लिखा हुआ है, तो वो बाहर रह गए। मतलब समझ लीजिए कि फिर तो भाई ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में उनको नंबर 1 पे होना चाहिए था। भाई उनसे नॉलेजेबल इंसान तो भाई कईयों के रोल मॉडल हैं, बहुत पसंद आते हैं। इतना जेंटल इंसान धरती पर कभी कभी आता है। लेकिन फिर एक बात आती है कि सिर्फ नॉलेज तो काम नहीं चलने वाला भाई, है ना, आपको इसके अलावा कुछ, हाँ, you need to live your life to the fullest. There's something more practical. Defense aspirants, JEE aspirants जिनकी रैंक 1 से 2.5 लाख
तक की रैंक है सीआरएल में। टीएस इंडियन आर्मी की वो वैकेंसी है जो आपको मौका देती है आर्मी के खर्चे पे इंजीनियरिंग करोगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री लोगे एंड एक एडवेंचरस लाइफ लीड करोगे। लेकिन याद रखना, जेई इज मोर अबाउट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एसएसबी इज मोर अबाउट योर प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए अगर आप भी इंडियन आर्मी में एक जाबाज अफसर बनना चाहते हैं अपनी सीआरएल रैंक के बेसिस पे, तो एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एसएसबी इंटरव्यूज का बैच स्पेसिफिकली 3 मई से स्टार्ट कर दिया और इस मंथ में हम 3-4 बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। बेटर ये रहेगा कि ऑफलाइन क्लासेस करो, बिकॉज एक कॉग्निटिव बिहेवियर इंप्रूव होने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ग्रुप में रहते हो। हमारा एक अलग एसएसबी की डॉर्मेट्री है, वहाँ पे सारे के सारे बंदे रहेंगे। आप कर्नल पंकज सर से मिलोगे जो खुद एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं एसएसबी बोर्ड में, डिप्टी प्रेसिडेंट थे। सर से मिलोगे जो खुद जीटीओ एक्सपर्ट हैं। एसएसबी टेक्निक सर इतने अच्छे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। सो कंफर्ट लेवल से निकलो एंड आज ही ज्वाइन करो 10+2 टीएस का स्पेशल एसएसबी बैच। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।